नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश संयुक्त अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। आज 6 नवंबर 2024 को इस चुनाव के नतीजे सामने आ गए। इस चुनाव में यानी संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में 3 पार्टियां प्रमुखता से चुनावी रेस में शामिल थीं। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी और तीसरी तरफ नई उभरती हुई पार्टी ग्रीन पार्टी है, जिसमें से बाकी जो कैंडिडेट्स थे वे इंडिपेंडेंट्स थे। बाकी छोटी छोटे पार्टियां भी चुनाव लड़ रही थी। अभी जो बाइडन वहां पे राष्ट्रपति थे डेमोक्रेटिक पार्टी के, और डेमोक्रेटिक पार्टी के ही उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार कमला हैरिस इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी और रिपब्लिकन पार्टी से दोबारा डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में शामिल थे। ग्रीन पार्टी बहुत ही जोर शोर से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन चुनाव के नतीजों को देखते हुए यह साफ पता चल गया कि पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के नाम से जाने वाले राष्ट्रपति यानी पूर्व राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप 47वीं संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बनने में सफल हुए हैं। बहुत ही अधिक मार्जिन से, यानी जो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है भारत के मुकाबले में। इस चुनाव की प्रक्रिया पर फिलहाल मैं आपसे चर्चा नहीं करूंगा। संयुक्त अमेरिका के इस चुनाव के नतीजे के बाद से भारत का सोशल मीडिया भरा हुआ है। सबसे अधिक सोशल मीडिया में जो एक बात निकलकर सामने आ रही है वह यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, और जो भी भारत में कम से कम लेफ्ट लिबरल तबके के जो लोग हैं काफ़ी अफसोस जता रहे हैं, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा राष्ट्रपति, जिसके खिलाफ अभी लगातार दर्जनों मामले वहाँ के यानी कि अमेरिका के न्यायालय में, कोर्ट्स में चल रहे थे, वह व्यक्ति दोबारा कैसे राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। 78 वर्ष के डोनाल्ड ट्रंप फिर से व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति यानी अमेरिका के नंबर 1 व्यक्ति बन गए हैं। कमला हैरिस, जिनके बारे में छवि बनाई जा रही थी कि वह चुनाव जीतेंगी, भारी मतों से जीतेंगी, वहाँ जो चुनावी प्रक्रिया है अमेरिका के, वहाँ पे यह दिखाया जा रहा था कि कमला हैरिस जहाँ भी जा रही थी वहाँ भारी मतों से उनकी जीत होने की लोग आशाएं कर रहे थे। हालांकि मैं लगातार जो अमेरिका के चुनाव को जो मैं फॉलो कर रहा था, मेरा अनुमान था कि कमला हैरिस चुनाव हारेंगी। उसका कारण अमेरिका के लोग कम और पूरी दुनिया की स्थिति ज़्यादा है। चूँकि पूरी दुनिया में दक्षिण चरमपंथी राजनीति का उदय होने के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ऐसे में अगर कोई छोटा दक्षिणपंथी है और बड़े दक्षिणपंथी के साथ चुनाव लड़ना चाहता है तो बड़ा दक्षिणपंथी ही जीतेगा। पूरी दुनिया में कमला हैरिस यानी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी जो बाइडन, राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व में जो अमेरिका की सरकार चल रही थी, अगर उस सरकार की उपलब्धि को देखें और फिलिस्तीन के मामले को देख लें, पूरे मुस्लिम देशों से के प्रति जो अमेरिका का रवैया रहा, अमेरिका के नागरिकों का रवैया रहा, वहाँ के मीडिया में जिस तरीके से जो बाइडन को अंत तक लिबरल यानी उदारवादी पेश करने की जो जुगत बनी रही, प्रयास होते रहे, इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका का भी मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ क्लास पूरी दुनिया के मध्यम वर्ग से बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे कि भारत में मध्यम वर्ग यानी जो बहुमत के पक्ष में यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद की चपेट में है, अमेरिका भी इसी बहुसंख्यकवाद की चपेट में है। नहीं तो 7 अक्टूबर 2023 से चलने वाला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध है, जिसमें हजारों हजार बच्चे, निर्दोष लोग अभी तक इजराइल की तरफ से मारे जा चुके हैं, और जिसमें सीधा सीधा अमेरिका का सहयोग है। जो बाइडन
इजराइल को सारे समर्थन यानी हथियार, पैसा, तकनीकी सुविधाएं, बहुत सारे धन, आर्थिक मजबूती प्रदान करते रहे हैं। और उस अमेरिका में बड़े बड़े प्रोटेस्ट तो हुए कि यह युद्ध में विराम लगना चाहिए, इस युद्ध पर विराम लगना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, लेकिन नतीजा ज़ीरो रहा। कल रात को भी अगर आप अल जजीरा न्यूज़ देख रहे होंगे या देखेंगे तो पता चलेगा कि जहां लगातार संयुक्त अमेरिका में चुनावी हड़कंप मचा हुआ था, चुनाव की गहमा गहमी थी, ऐसे में भी जो बाइडेन की सरकार इजराइल को खुल के सीज फायर, जो कि बार बार यूनाइटेड नेशंस में बात आ रही थी कि सीज फायर लागू होना चाहिए, युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन ऐसा युद्ध विराम नहीं हो सका। नोम चोम्स्की जो MIT में भाषा वैज्ञानिक थे यानी लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर थे, और मुझे लगता है कि आधुनिक समय में वॉर हिस्ट्री यानी कि युद्ध के इतिहास की मानसिकता पर साइको एनालिस्ट के रूप में, एक मनोविश्लेषक के रूप में सबसे बड़े व्यक्ति थे। उन्होंने साफ साफ कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस यानी रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में जो भी थोड़ा बहुत अंतर होने का जो लोग दावा पेश करते हैं, अगर मामला गाजा का आ जाता है तो यह जरा सा अंतर भी मिट जाता है। तो आप इससे खुद अनुमान लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े विद्वान माने जाने वाले नोम चोम्स्की तक ने कमला हैरिस तक को खारिज कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में अमेरिका में जो चुनाव हो रहे थे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, इसके बारे में इतना तो समझा जा सकता है कि दक्षिण चरमपंथी ताकतें पूरी दुनिया में अभी भी मजबूत हैं। भारत के लोग जो कमला हैरिस के प्रति जो एक आशा की किरण से देख रहे थे, उम्मीद से देख रहे थे कि कमला हैरिस जीतेंगी, तो वहाँ पे इमिग्रेंट्स लॉज, अबॉर्शन लॉज, मेडिकल हेल्थ केयर, बहुत सारे सिस्टम पे जो बात कर रहे थे कि कमला हैरिस के आ जाने से बदलाव होगा, वे शायद भूल गए हैं कि पूरी दुनिया में पूंजीवादी राजनीति और पूंजीवादी सत्ता की पकड़ यानी कि कमान किसी के पास है तो वह अमेरिका देश के पास ही है। अमेरिका ही तय करता है कि दुनिया का कौन सा देश प्रगतिशील दिखेगा, कौन सा देश प्रगतिशील नहीं दिखेगा। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि अमेरिका में जो चुनावी राजनीति है कहीं से भी दुनिया के किसी भी देश के चुनावी माहौल से अलग नहीं है। अमेरिका में भी दक्षिणपंथी लोग बड़ी संख्या में मौजूद है, क्योंकि जब अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में जब बड़े बड़े विरोध हो रहे थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, MIT यूनिवर्सिटी में और भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी हेड्स जो थे बार बार यह बयान दे रहे थे, नोटिस ला रहे थे कि जो विद्यार्थी यानी कि स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, कोलंबिया, इस जितने भी अमेरिका के बड़े बड़े दुनिया में नामी यूनिवर्सिटी थे, वहाँ के जो छात्र इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को रोकने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ वहाँ के प्रशासन ने नोटिस निकाला था और इतना तक दावा किया था कि उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ जो शांति की मांग कर रहे हैं, जो युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ अमेरिकी विश्वविद्यालयों के प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा, उन्हें यूनिवर्सिटी से निकालेगा, ऐसी ऐसी बातें चल रही थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब मामला यानी कि राजनीति के अगर सही मायने में प्रगतिशील पैमाने की बात होगी तो अमेरिका पूरी दुनिया में भले ही सबसे ताकतवर देश हो सकता है, सबसे विकसित देश होने का दावा कर सकता है, दुनिया में सबसे अधिक सैन्य बल, सैन्य ताकत यानी मिलिट्री ताकत होने का दावा कर सकता है, लेकिन अगर हम सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने की बात करें तो अमेरिका का समाज अपने चुनावी ताने बाने में, राजनीति के मामले में, सामाजिक सोच के मामले में बिल्कुल वैसा ही है जैसा पूरी दुनिया का कोई देश हो सकता है। ऐसे में भारत के बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से निराशा व्यक्त कर रहे हैं, मेरी समझ से, मेरी व्यक्तिगत समझ से यह बात परे है कि जो लोग
अमेरिका की राजनीति के गंभीर अध्येता हैं, जो अमेरिका की राजनीति को बहुत गंभीरता से समझते हैं, आखिर उनके लिए अमेरिका के इस परिणाम में दुख होने वाली क्या बात है। जबकि अगर आप चुनाव में जो भारतीयों, जो कि इस बार के 2024 के चुनाव में कमला हैरिस के मुख्य प्रतिद्वंदी होने के कारण अमेरिका में रह रहे भारतीय वोटरों पर काफ़ी खास नज़र थी, डोनाल्ड ट्रंप की भी और ऑफ कोर्स कमला हैरिस की भी। जहां कमला हैरिस के दावे थे कि वह इमिग्रेंट लॉज को थोड़ा अच्छा बनाएंगी, आसान करेंगी, अमेरिका में जाना रहना काम करना आसान होगा, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के भी वादे थे कि जो वर्किंग वीज़ा है, ग्रीन कार्ड्स है, उसे अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनकर राष्ट्रपति चुनकर आते हैं तो वो वर्क वीज़ा ग्रीन कार्ड को देने में प्रक्रिया को आसान कर देंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में जितने भी अखबारों ने भारतीय जो इंडियन अमेरिकन है या अमेरिकन जो हैं इंडियन, वो अमेरिका में रह रहे थे, साफ साफ उनके बारे में लिखा जा रहा था कि आखिर काम के मसले को लेकर, नौकरी के मसले को लेकर, अमेरिका में रहने के लिए जो लाइसेंस है उसको लेकर कौन गंभीर है। तो बात गंभीरता की नहीं रह गई थी, बात रह गई थी इस छटपटाहट की कि अमेरिका है तो अंततः क्रिश्चियन कंट्री यानी वाइट्स कंट्री। वाइट में अगर वो पूरी तरीके से इंडियंस के खिलाफ हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब इंडियंस को अमेरिका जाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। वर्क फोर्स की अगर हम बात करें, अगर हम वर्क फोर्स की दृष्टि से समझे तो हमें पता चलेगा कि भले ही ब्रेन ड्रेन जो एक मुहावरा है कि भारत के जितने भी जो सबसे ब्रिलियंट स्कॉलर हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, अमेरिका चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद वे क्या करते हैं, वर्क फोर्स में ही तो गिने जाते हैं। और उन्हें भी पता है, इन लोगों को भी पता है कि अमेरिका की किसी भी पॉलिसी में अगर थोड़ी बहुत परेशानी उसे झेल कर भी वो अमेरिका में रहेंगे, क्योंकि भारत में अगर वे लौटेंगे, आईआईटी इंडिया के पढ़े हुए लोग जब वापस भारत में लौटेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में तो बेरोजगारी के मामले में भारत और भी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानवीय विकास सूचकांक के मामले में तो भारत और भी फिसड्डी हुआ है और भी पीछे जा रहा है। ऐसे में अमेरिका में जो भारतीय लोग रह रहे थे वो इस बात को गंभीरता से समझ रहे थे कि कमला हैरिस इंडियन है, अगर उनकी तरफ बहुत एक तरफा वोट इंडियंस का दिखने लगेगा तो वहाँ के मेजोरिटेरियन सोसाइटी यानी कि वाइट सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी में एंटी इंडियन सेंटिमेंट एक बन सकता है। मैं ये बातें खोल कर आपको कह दे रहा हूँ क्योंकि आप पूरी दुनिया के कोई भी अखबार पढ़ेंगे तो इतने सरल भाषा में ये सीधी सी बात आपको नहीं, घुमा फिरा के आपको यही बातें कहेंगे। अगर आपको अमेरिका की इस मानसिकता को समझना है तो बिल्कुल आप ऐसे ही समझिए कि जैसे कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो भले ही वे नारा विकास का लगा रहे थे, साल भर में 2 करोड़ नौकरी देने का लगा रहे थे, 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की जुमलेबाजी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के बहुसंख्यक आबादी वाले लोगों को यानी हिंदुओं को पता था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो हिंदुओं की ताकत बढ़ेगी और मुसलमान विरोधी सरकार बनेगी। अंत में वही हुआ, मुसलमानों का विरोध तो तेजी से बढ़ा, हिंदुओं का कितना विकास हुआ है ये तो अब भारत के किसी भी जो सूचकांक है, विकास के सूचकांक जारी होते हैं, उसको आप देख के खुद तय कर सकते हैं कि जब भारत ही पीछे चला गया है तो भारत के हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, बौद्ध क्या, जैन क्या, कोई भी व्यक्ति। तो यही जो कन्फ्यूजन रहा, यही जो समस्या रही अमेरिका के चुनाव में। बहुत बारीकी से मैंने अमेरिका के चुनाव को अभी देख रहा था, बल्कि मेरे मन में यह पूरा विश्वास था कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप न केवल जीतेंगे बल्कि कमला हैरिस की हार बुरी होगी। एक दूसरा भी मसला था, एक दूसरा भी पहलू था जो मेरे जहन में चल रहा था कि जो भारतीयों की भी एक जो राजनीति है, धर्म को लेकर जो उनकी सोच है, वह भी बहुत हद तक पूरी दुनिया की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है। आप इंग्लैंड का उदाहरण लें, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जब ऋषि सुनक का नाम आया था, उसके पहले ऋषि सुनक हर बात पे मंदिर जाने के लिए नहीं जाने जाते थे, लेकिन जैसे ही ऋषि सुनक भारत के पूर्व भारतीय परिवार से
होने के कारण भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी यानी इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद होने के कारण जब वहाँ पर खासे चर्चा में आ गए हैं, वो इंग्लैंड में रह रहे भारतीयों में जब यह चर्चा का विषय हो गया कि एक ऐसी स्थिति बन गई, परिस्थिति बन गई कि एक भारतीय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हो सकता है। ऐसे में इंग्लैंड की समस्याओं को, जिन आर्थिक संकटों के कारण वहाँ की उनके पहले की प्रधानमंत्री लिज ट्रुस ने इस्तीफा दिया था, उन मामलों पर गंभीरता से बात करने के बजाय वो मंदिर जाने लगे, इंग्लैंड के मंदिर जाने लगे। भारत आए तो भी अक्षरधाम मंदिर गए, मतलब मंदिरों में ही ऋषि सुनक पूजा पाठ करने लगे। वहाँ इतने अधिक मंदिरों में जाने लगे कि जैसे मामला यह साफ साफ हो गया कि ऋषि सुनक भले ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड की जो सामाजिक राजनीतिक प्रगतिशीलता थी उसे उन्होंने लात मार दी, और जो भारत का जो वो दकियानूसी पाखंड अंधविश्वास लेकर जो वहाँ पहुँचे थे उसी का भोंडा प्रदर्शन करने लगे। कमला हैरिस के साथ भी कम से कम यह डर था कि आज भले ही कमला हैरिस हार गई हैं तो यह बहुत सारे लोग दुखी हैं, लेकिन अगर कमला हैरिस पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर देश संयुक्त अमेरिका के राष्ट्रपति के पद का चुनाव जीत लेती, हो सकता है उसके बाद वह अमेरिका में भी मंदिर की बात होने लगती। वो भारत आती तो सीधे कभी राम मंदिर जाती, कभी कोई मंदिर जाती, कभी कोई मंदिर जाती। पूरी दुनिया में जहां धर्म के मामले पर सबसे बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग, जागरूक नागरिक लोग यह कह रहे हैं कि अगर कोई धर्म में आस्था रख रहा है तो यह उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन उस आस्था का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों जगह आप देखेंगे, चाहे इंग्लैंड के हवाले से यानी कि ऋषि सुनक के उदाहरण में और कमला हैरिस के उदाहरण में, क्योंकि अचानक से अमेरिका में रह रहे भारतीय प्रमुखता से अखबारों में छपने लगे कि पूरी डिटेल सामने आने लगी कि कितने भारतीय अमेरिका में रहते हैं, कितने भारतीय वोट करते हैं, कितने लोग वहाँ वोट करेंगे राष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, कितने लोग वोट करेंगे कमला हैरिस को, कितना प्रभावशाली है अमेरिका में रह रहे भारतीय का। इन सब जब चर्चा का मतलब ही है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर देर सवेर संकट मंडराना। जैसे भारत में आज के दौर में कोई भी छोटा से छोटा चुनाव होता है, बड़ा से बड़ा चुनाव होता है, तो लोग अपने लोकतांत्रिक वादों को छोड़कर, अपने मैनिफेस्टो के वादों को छोड़कर इस बात पर चर्चा करने लग जाते हैं कि मुसलमान किधर जाएगा, क्या मुसलमान भाजपा की तरफ जाएगा, क्या मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाएगा, सेकुलर पार्टी, नॉन सेकुलर पार्टी, यानी पूरा चुनाव भारत के विकास की बातें मुसलमान 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 इन नारों के बीच में दब जाती है। जो पार्टियां खुद को मुसलमान समर्थक मानती हैं वह भी जीतने के बाद मुसलमानों के लिए कुछ ठोस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि बहुसंख्यक आबादी वाले हिंदू उनसे नाराज हो जाएंगे। अमेरिका के चुनाव के नतीजे वामपंथियों के लिए, उदारवादियों के लिए, समाजवादियों के लिए भले ही ऊपरी रूप से आश्चर्यजनक हो सकता है, उनके लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम नोम चोम्स्की की दृष्टि से सोचेंगे कि जब अमेरिका जैसा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के पास इजराइल फिलिस्तीन को युद्ध रोकने की ताकत नहीं है, बल्कि इजराइल को समर्थन देके वह चाहते हैं कि यह युद्ध चलता रहे, तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने में खुशी की क्या बात है और कमला हैरिस जैसे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार को के हारने पर दुखी होने की क्या बात है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।